हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एकेडमी पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में एटमॉस्फेयर टॉपिक डिस्कस करने वाले, ज्योग्राफी के एटमॉस्फेयर टॉपिक वायुमंडल के बारे में जानने वाले हैं। देखो दोस्तों, यूं तो ये क्या है कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो इस वीडियो को ना हम कई पार्ट्स में लेके आएंगे। इस वीडियो को हम कई पार्ट्स में कवर करेंगे, कई भाग में हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के बहुत सारे रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है। हम इसके बारे में भी जानेंगे, जैसे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, तो इस पे भी एटमॉस्फेयर का असर होता है, ठीक है, जिससे हमारे खाना बनाने के प्रोसेस पे फ़र्क पड़ता है कि हिल स्टेशंस पे खाना पकाना क्यों मुश्किल होता है, ठीक है। हमारे अंदर जो ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड जो हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, भाई इस पे भी एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो ये ब्लड हमारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती, तो इसमें भी एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इन सभी रोल्स को तो हम समझेंगे ही समझेंगे कि एटमॉस्फेयर किस तरह अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को, मतलब कि किस तरह हमारे जीवन में ये जरूरी है, ठीक है। तो चलिए पहले इस वीडियो में आज हम लोग एटमॉस्फेयर के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एयर अराउंड अस, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर वायु का आवरण, हमारे चारों ओर वायु का आवरण, एयर अराउंड अस, तो इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हो गया, एयर, ठीक है, वायु। अगर हम पूछे कि वायु क्या है, एयर क्या है, तो दोस्तों एयर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो फिर जो गैसों का मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वायु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जरा उसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब एक होता है विंड, ठीक है, विंड होता है पवन। तो भाई विंड या पवन क्या होता है? तो जब यही एयर ब्लो करता है या मूव करता है तो उसी को हम विंड कहते हैं, ठीक है। तो विंड का मतलब क्या है कि मूविंग एयर इज नॉन एज विंड, ठीक है, कि गमन करने वाली पवनों को ही विंड कहते हैं। क्योंकि विंड हमेशा क्या होता है कि पृथ्वी पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमेशा विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहता है। जब मैं आपको विंड टॉपिक पढ़ाऊंगा एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ भी मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से आएगा विंड टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो आपने क्या जाना कि एटमॉस्फेयर इज एयर अराउंड अस एंड एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। चलिए देखते हैं कौन कौन से गैस आते हैं हमारे एयर के अंदर में, ठीक है। मेनली किन किन गैसों का मिश्रण है एयर। तो अगर हम कुछ गैसेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। तो भाई नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा है वो किसकी है? नाइट्रोजन की है। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल मतलब कि कुल जितनी भी गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका 78% है। ये 78%। ये एक कोल्ड गैस है, ठंडी गैस है। तो ठंडी गैस है तो ये क्या रखती है कि क्या करती है कि हमारी पृथ्वी को ठंडा रखने का काम करती है। हमारी पृथ्वी को ठंडा रखने में बहुत बड़ा रोल है नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन गैस ना होती तो हमारी पृथ्वी हो सकता है कि काफ़ी गर्म होती, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड गैस है डेट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर का 20.80% कह लो, या लगभग 21% भी आप इसे कह सकते हो, लगभग 21% भी कह सकते हो। तो आप सभी जानते हो कि जो लिविंग्स हैं उनके द्वारा रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो लिविंग्स के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीजन गैस का। जो नेक्स्ट गैस है डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, तो CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, यूँ तो 0.03% है, ठीक है, काफ़ी कम है। लेकिन इसके अगर हम रोल की बात करें तो भाई ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा को जकड़ने का काम करता है, ठीक है, ऊष्मा को ट्रैप करता है। और हमारी पृथ्वी, अगर ये गैस नहीं होते ग्रीन हाउस गैस, तो शायद हमारी पृथ्वी फिर बहुत ठंडी होती, ठीक है। तो पृथ्वी को मतलब टेम्परेचर को मॉडरेट करने में इसका रोल है, बहुत ठंडा नहीं होने देता। अगर हम अदर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, जैसे अगर हम अदर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो देखो लिस्ट ही बना लेते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है, इसके बाद मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसी के साथ वाटर वेपर, अगर हम वाटर वेपर की बात करें, ठीक है, जलवाष्प, तो भाई जलवाष्प का भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल है, ठीक है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमने गैस लिखे हैं ये सारे के सारे आपके ग्रीन हाउस गैस हो जाते हैं। देखो कईयों बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट, जो भी है कि है या नहीं है ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है या नहीं है। तो अक्सर ना आंसर ऑप्शन में एक नाइट्रोजन भी होता है, तो नहीं, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे। इसके अलावा बात करें आर्गन की, तो आर्गन की भी अच्छी खासी मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में, 0.90% है, ठीक है, या फिर आप लगभग 1% भी कह सकते हो। तो आर्गन जो होता है ये आपका एक इनर्ट गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस है, अक्रियाशील गैस है। इनर्ट गैस या अक्रियाशील गैस का मतलब क्या है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता और जनरली इसको बल्ब वगैरह में भरने का काम किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन बल्ब, जो कि हम लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इस चीज़ को साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। आर्गन के बाद नेक्स्ट गैस है जिनॉन। तो भाई जिनॉन की बात करें तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंजर गैस, अनजाना गैस कहते हैं इसे, क्योंकि इन्वायरमेंट में ना बहुत कम मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा है इस गैस की, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ये गैस। तो लीस्ट अबंडेंट होने की वजह से, बहुत कम मात्रा में पाए जाने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, स्ट्रेंजर गैस नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये हमने अपने एटमॉस्फेयर के मेजर गैसेस डिस्कस किए सारे के सारे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करते हैं, ठीक है। हमारे जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है एटमॉस्फेरिक लेयर से हमारे लाइफ में जनरली रोल क्या है, इनसे क्वेश्चन आता है। तो देखो कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाए तो सबसे नीचे आपका पड़ता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जिसे हिंदी में शोभ मंडल कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल। फिर आप इसके ऊपर जाओगे तो जो नेक्स्ट जो लेयर है इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, हिंदी में समताप मंडल के नाम से जाना जाता है इसे। इसके बाद ऊपर जाओगे तो फिर आपका मेसोस्फेयर पड़ता है जिसे हिंदी में मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। फिर मेसोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है डैट इज़ आयनोस्फेयर, आयन मंडल, या इसी को आप थर्मोस्फेयर भी कहते हो। तो इसका नाम आपका हो जाता है या तो आयन मंडल, या तो आप इसे आयन मंडल कह लो, या फिर ताप मंडल कह लो, ठीक है, ताप मंडल भी आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद जो सबसे आखिरी का जो सबसे ऊंचा लेयर है, जो सबसे ऊपर का लेयर है डैट इज़ एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इन सब के काफ़ी रोल है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। अगर हम इनके हाइट की बात करें तो इनके जितने भी हाइट होते हैं ना वो अर्थ के सरफेस से लिए जाते हैं। जो भी मैं हाइट आपको बताऊंगा ये याद रखना कि अंडरस्टूड है कि सारे हाइट अर्थ के सरफेस से लिए जाते हैं, ठीक है, जितने भी ये हाइट होते हैं। तो सपोज़ कि ये अर्थ का सरफेस है तो ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट होता है वो 5 से 13, ठीक है, 5 से 13 किलोमीटर होता है, क्योंकि आपका अर्थ तो अनइवन है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है ना। तो अगर यहाँ से हाइट लोगे तो कम हो जाएगा, यहाँ से हाइट लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर का हाइट 5 से 13 किलोमीटर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की तो ये अप टू 50 किलोमीटर तक होता है अर्थ के सरफेस से, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है वो अर्थ के सरफेस से अप टू 50 किलोमीटर तक है। बात करें अगर हम
मेसोस्फीयर के हाइट की, तो मेसोस्फीयर का हाइट 80 किलोमीटर तक जाता है अर्थ के सरफेस से, और अगर आप थर्मोस्फीयर के हाइट की बात करते हो तो ये 400 किलोमीटर तक जाता है, और एक्सोस्फीयर यूँ तो 900 किलोमीटर तक है, और कोई खास रोल एक्सोस्फीयर का है नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी आपने हाइट लिखे हैं ना, ये अर्थ के सरफेस से लिखे हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर 5 से 13 किलोमीटर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर अप टू 50 किलोमीटर, मेसोस्फीयर अप टू 80 किलोमीटर, आयनोस्फीयर अप टू 400 किलोमीटर, एक्सोस्फीयर 900 किलोमीटर। तो ये सारी इसकी हाइट्स हो जाती हैं। अच्छा, अब ना हम लोग जानते हैं कि हमारे जनरल लाइफ में, ठीक है, हमारे जनरल लाइफ में इनका रोल क्या है, इन लेयर्स का रोल क्या है हमारी जनरल लाइफ में, ठीक है। इस पे चर्चा करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना कहूँगा उतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें ट्रोपोस्फीयर की, तो ट्रोपोस्फीयर की खास बातें क्या क्या हैं कि सबसे पहले तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जो भी सजीव होते हैं, ठीक है, सजीव की बात करें तो सभी सजीव ट्रोपोस्फीयर में ही रहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि पक्षी किस लेयर में उड़ते हैं, बर्ड्स किस लेयर में उड़ते हैं, तो आपका इसका आंसर क्या होगा भाई, ट्रोपोस्फीयर होगा, कि बर्ड्स इसी लेयर में उड़ते हैं, ठीक है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाउड्स वगैरह किस में पाए जाते हैं, तो भाई जितने भी ना वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी ट्रोपोस्फीयर में होती है, ठीक है। इसी लेयर में बादल होता है, इसी में तूफान, बारिश, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो ये सारे ट्रोपोस्फीयर में होता है। और ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे, तो टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, टेम्परेचर घटता है हाइट पे जाने पर। तभी तो आप हिल्स पे जाते हो तो ठंड लगती है ना, हिल्स पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये आपके ट्रोपोस्फीयर से रिलेटेड मेन पॉइंट्स हो जाते हैं। बात करें स्ट्रेटोस्फीयर की, तो स्ट्रेटोस्फीयर की खास बातें क्या क्या है समताप मंडल की, कि समताप मंडल में सबसे पहले तो ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या करता है भाई कि सन से आने वाले जो भी हानिकारक UVB, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस होते हैं, उनको रोकने का काम करता है ये ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन क्या होता है, ओजोन होता है O3 को ओजोन कहते हैं। बट एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसको नुकसान पहुंचाती है ओजोन लेयर को। 1985 में पहली बार, 1985 में पहली बार ओजोन में एक छिद्र पाया गया, हालांकि अब तो इसमें हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही इसके ह्रास की वजह है, जो कि आपका AC, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, डिओड्रेंट, इन सब से निकलता है CFC गैस जो है, ठीक है। तो ओजोन लेयर की थिकनेस को हम डॉप्सन यूनिट में मापते हैं, डॉप्सन एक इकाई होती है ओजोन लेयर के थिकनेस को मापने की, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में नो वेदर फिनोमिना, मतलब मौसम जैसी कोई घटनाएं यहाँ पे नहीं होती, नो वेदर फिनोमिना। तो वेदर फिनोमिना ना होने की वजह से क्या होता है, इट इज़ आइडियल लेयर फॉर एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट, अगर पूछा जाए कि वायुयान के लिए सबसे अच्छा लेयर कौन सा है, तो वायुयान के लिए सबसे अच्छा लेयर स्ट्रेटोस्फीयर होता है वायुयान उड़ाने के लिए, ठीक है। एयरक्राफ्ट के लिए बेस्ट लेयर है ये, क्योंकि यहाँ पे बादल, तूफान, बारिश, मतलब वेदर जैसी चीज़ों से यहाँ पे कोई खतरा नहीं होता, इसीलिए, ठीक है। मेसोस्फीयर कहते हैं कि ये कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडा लेयर माना जाता है मेसोस्फीयर को। इसमें भी आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कोल्डेस्ट लेयर। और मेसोस्फीयर क्या करता है कि हमें मेटियोराइट से बचाता है, उल्का पिंडों से बचाता है। उल्का पिंड यहीं पर जलकर समाप्त हो जाते हैं, तो इस तरह उल्का पिंडों से ये हमें बचाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आयनोस्फीयर की बात करें तो इसको आयनोस्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयन्स पाया जाता है, आयन की उपस्थिति के कारण इसे आयनोस्फीयर कहा गया है। और ये क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है, संचार में सहायक होते हैं, क्योंकि आयनोस्फीयर क्या करते हैं कि रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इस तरह हमारे लिए कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं ये। एक्सोस्फीयर में कुछ खास रोल नहीं है, यहाँ पे बस हाइड्रोजन जैसी गैस पाई जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो ऊपर की ओर उठ जाती है और तैर रही होती है एक्सोस्फीयर में, ठीक है। तो देखो कि मेन क्वेश्चन क्या बन गए, ट्रोपोस्फीयर, लिविंग थिंग्स, वेदर फिनोमिना, बर्ड्स, क्लाउड, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर, नो वेदर फिनोमिना, आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट, ओजोन लेयर, ठीक है। इसके बाद
मेसोस्फेयर मेटियोराइट से बचाता है, उल्का पिंडों से बचाता है। इसके बाद आयनोस्फेयर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके बाद एक्सोस्फेयर जो कि जहाँ पे हाइड्रोजन गैस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमने वीडियो में इसमें हमने एटमॉस्फेयर के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना, और आगे आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आनी है अभी एटमॉस्फेयर के अंदर जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर तो फटाफट आप इसको कवर कर लीजिए, जब तक हमारा अगला वीडियो आता है तब तक इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप सीटेट वगैरह का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एसएसटी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको कवर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।